हेलो दोस्तों। तो मैं आपको सीधे लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट इसका देखिए। गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट where q equal to total charge enclosed by surface। एप्सिलॉन नॉट क्या है कि वैक्यूम की परमिटिविटी होती है और ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है। अब उसको प्रूफ को समझते हैं कि कैसे आता है, ये इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है रेडियस r का, तो रेडियस r का स्फीयर है, तो जो इसका सरफेस है उसके टोटल सरफेस अंदर, उसके स्फीयर के अंदर मान लीजिए कोई चार्ज q रखा हुआ है, तो उस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास होगी। आपको पता है कि जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। तो उस क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसका फार्मूला होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस ने दिया था। इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आता कैसे है। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैथ समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट यहां समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्फीरिकल या इक्विपोटेंशियल है, स्फीयर के परपेंडिकुलर निकलती है। जैसे ये कोई चार्ज q है और उसको कहीं भी एक स्फीयर बनाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एकदम आउटवर्ड इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसका डायरेक्शन स्फीयर के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बात मैंने बताया था, फाई का फार्मूला होता था फाई इक्वल टू ई डॉट ds या डेल्टा s, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता था। तो ये देखिए ध्यान से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और चूंकि सरफेस वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका डायरेक्शन सरफेस की नॉर्मल परपेंडिकुलर में लाइन जो होती है वही होता है उसका डायरेक्शन। तो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर यही होगा, n कैप भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा उस समय। मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। तो उस कांसेप्ट को याद करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 है। ये क्यों कह रहा हूं कि यहां का मान लीजिए कि क्या हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो E इंटू डेल्टा एसी हो जाएगा। या लिख देते हैं, फिर अगली लाइन में लिख लेंगे कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस। एक तो ये भी हो जाएगा। इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे, फाई इक्वल टू लिखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं फाई इक्वल टू ई। अच्छा मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया है ds का, तो ds e डॉट ds, ठीक है, e डॉट ds। इसको ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल, बाउंडेड इंटीग्रल है टोटल क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रल e इंटू ds और cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 है तो ये सीधे हो जाएगा बाउंडेड इंटीग्रल E इंटू ds। तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हो E, चूंकि हर जगह इस पे कांस्टेंट होगा तो E को सीधे बाहर ले लीजिए और इंटीग्रल ऑफ ds। अब चूंकि ds है तो पूरे स्फीयर की एरिया का जब इंटीग्रल करोगे आप तो यहां पे आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का सरफेस। अच्छा यहाँ पे E की वैल्यू हमको पता है, दिया हुआ था हमने। E क्या होता है, Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होती थी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर 4 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही फाई इक्वल टू
Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया टोटल फ्लक्स। यही बताया था गॉस ने कि स्फीयर या कोई भी किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज Q है तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन होगा। इससे रिलेटेड अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड, और उसके बाद देखेंगे हम इसका एप्लीकेशन। गॉस लॉ बस इतना याद रखिए, और ये चीजें समझ में आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर प्लीज।